दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऊपर मैं लेने वाला हूँ 2 लेक्चर्स। वो डिपेंड करता है अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, वहां पे ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप जाके देखोगे तो इसके ऊपर मैंने मोस्ट ऑफ दी कम से कम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे मैंने सभी क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आप अपनी चीजों को कम टाइम में अपने यूनिवर्सिटी वाइज कवर करना चाहते हो तो दोस्तों आप कोर्सेज से जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आपके भी कोर्सेज जल्दी हम बना के दे देंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे अपना सिलेबस मैसेज करो, हम आपके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हो जाए, देन मैं लेक्चर के ऊपर आना चाहता हूँ। देखो मैं कुछ बेसिक चीजें क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों। कभी भी अब मैं यहां से जो भी पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, हमेशा मैं मैट्रिक्स के इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके जाऊंगा, ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। जहां पे मेरा हमेशा से टारगेट होगा दोस्तों ए वाले मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से फॉर्म में? इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये मेरा मेन एम होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दोस्त सर इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं दोस्तों। अगर समझो कोई भी मैट्रिक्स ऐसा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, 6 है, 2 है, 3 है। समझो यहाँ पे 3 है, 0 नहीं है, 3 है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा, ये वाला जीरो बनाओ, ये वाला जीरो बनाओ और ये वाला जीरो बनाओ बस। इन केस अगर समझो ये ऐसा है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, सेम नहीं रखता हूं। देखो 2 3 5 -3 2 1 4 9 6 है। ऐसे केस में दोस्तों देखो ये 1 है, इसके नीचे का ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, और इसके नीचे के ये दोनों एलिमेंट 0, ये भी 0। और दोस्तों इसके नीचे का ये वाला एलिमेंट ट्राई करना है आपको 0 बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो हमेशा अलग अलग केसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सम सॉल्व करना है। तो ये एक बेसिक केसेस, जनरली क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं तो आपको मैं बता दिया हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इकोलॉन फॉर्म आपने क्यों लिखा? इकोलॉन फॉर्म जितने भी हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, आगे के मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे सभी में मैं इकोलॉन फॉर्म ही अप्लाई करूंगा। इकोलॉन फॉर्म में हम बस रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं दोस्तों। हर एक फॉर्म में बस आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। कहीं पे भी आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करना है। ये चीज बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, ये जो मैं बता रहा हूं। कहीं पे अगर इनकेस अगर आपने आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, हो सकता है कि आपको फिर 0 मार्क्स मिले। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बस हमें नॉर्मल फॉर्म में यूज करना है, जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने किया है। उसके बाद कहीं पे भी नहीं यूज करना। अभी तक मैं आगे जो भी पढ़ाते जाऊंगा हर एक चीज में आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बारी है, सर ये सब तो समझ में आ गया, सर ये नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस क्या है? देखो दोस्तों सबसे पहले देखो, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर ही हमारा लेक्चर है। नॉन होमोजीनियस मतलब दोस्तों ऐसा इक्वेशन, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया है, समथिंग यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन है, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन है, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन है, और समथिंग इस साइड में कोई ना कोई वैल्यूज है, 2 है, 3 है, -2 है, 6 है, ऐसे कोई ना कोई वैल्यूज होंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सभी वैल्यूज 0 आएंगे। तो कभी भी अगर यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना ये नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस में ही हम कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी यूज करते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। और दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो भाई याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अपने को 3 लाख तक पहुंचना है, जल्दी ही पहुंचना है। 250 तो आज हमने कवर कर दिया जिस दिन मैं लेक्चर ये बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो कुछ और बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे समझो 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों को 0 कैसे करना है आपको पता है दोस्तों। क्या करना है, जब भी यहाँ पे 1 हो तो देखो मुझे R2 को 0 करना है, R1 का रेफरेंस लेना है। यहाँ पे 4 है तो इसका अपोजिट -4। इवन अगर समझो यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे हम R1 का रेफरेंस लेंगे, R3 को 0 करेंगे, यहाँ पे -5 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, +5। ये आपको पता है। बट दोस्तों अगर सपोज यहाँ पे अगर समझो 2 है, यहाँ पे 3 है, ये समझो 1 है, 0 है, और ये 5 है, 6 है, 9 है, 1 है। अब सपोज सर ये वाले पार्ट को आप 1 नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इसको मैं 0 कर सकता हूँ, यस कर सकते हो, बस नॉर्मल फॉर्म में हमें इसे 1 करना होता है।
बाकी किसी फॉर्म में यहाँ पे 1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे कर सकते हैं? देखो डायरेक्ट वाला फंडा आपको सिखा रहा हूँ। किसको जीरो करना है? R3 को। किसको जीरो करना है? किसके रेफरेंस में? R2 के। अब दोस्तों यहाँ पे R3 के साथ कौन सा नंबर है दोस्तों? 3 है, जिसको आप R2 के साथ लिखोगे। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और R2 के साथ 2 है तो वो आप क्या लिखोगे? R3 के साथ लिखोगे। और ये दोनों के यहाँ पे अगर सेम साइन है दोस्तों तो अपने को माइनस लेना है, अगर अपोजिट साइन है तो अपने को प्लस लेना है। तो दोनों पे सेम साइन है तो अपन क्या लेंगे? माइनस। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो, देखो ये सब बेसिक चीजें स्टार्टिंग में सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे इनकेस अगर आप वैल्यू पुट करते हो, R3 का वैल्यू अगर 3 पुट करते हो, -3 इंटू R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों? 2, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 0 आता है। आप चेक कर लेना। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। अगर समझो यहाँ पे दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 6 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको जीरो करना है, डायरेक्ट 6 के रेफरेंस से जीरो करना है तो भी आप कर सकते हो। इसको जीरो करना है और मैं यहाँ पे 1 नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? R3 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2। R3 के साथ 3 है, उसको R2 के साथ लिखो। R2 के साथ जो वैल्यू है R3 के साथ लिखो। दोनों का साइन सेम है, माइनस। सेम साइन है तो माइनस। और दोस्तों यहाँ पे आप एक और चेंजेस कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो R3 R2। ये देखो ये 3 के टेबल में आता है तो 3 1 जा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 2 जा। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इस पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, इस पे भी अप्लाई करोगे तो भी 0। इन केस देखो यहाँ पे 1 2 3 4 9 6 1 -4 3। जनरली अगर आप देखोगे ना, कोई भी अगर आप लेक्चर के स्टार्टिंग में ये सब बेसिक नहीं बताएगा, डायरेक्ट सम स्टार्ट, पर ये सब बेसिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद सम आप खुद सॉल्व करोगे। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे जीरो करना है, R3 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, इसको जीरो करना है। यहाँ पे अगर आप नंबर देखोगे दोस्तों क्या है? R3 पे 4 है, आप यहाँ पे लिखो। माइनस से आपको कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, बस आप नंबर्स देखो। 4 है, यहाँ पे आपने लिखा। R2 के साथ जो नंबर है वो आपने R3 के साथ लिखा। दोनों का साइन देखो, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, अपोजिट में हम प्लस लेते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे पक्का आपको आंसर 0 मिलेगा। देखो 9 है, R3 की जगह पे क्या है दोस्तों? -4, +4 इंटू R2 की जगह पे क्या है? 9, 0। तो आप जब वैल्यूज इसमें पुट करोगे उस टाइम पे आपको -4 पुट करना है, पर जब आप एक दूसरे को मेरा तेरा बांटोगे उस टाइम आपको साइन से कुछ लेना देना नहीं है। तो लगभग मैंने बता दिया, और मैंने बोला एप्लीकेशन पे ना बहुत अच्छे से ये लेक्चर्स पूरा का पूरा बनाया हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों ये। अब देखो इस पार्ट के पहले भी ना कुछ और बेसिक चीजें हो जाए, फिर ये वाला पार्ट और अच्छे से समझेगा। देखो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं। अगर समझो हमारा ए जो है दोस्तों 1 0 1 5 9 0 0 5 0 2, और यहाँ पे भी 0 है। और यहाँ पे दोस्तों ये x है, ये y है, और ये z है। और b का यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आया, 2 है, 3 है, 5 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है? ए का ये जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, इसका रैंक को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको स्मॉल r दिखाई दे तो समझ जाना रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। इसका रैंक कितना है दोस्तों? यहाँ पे देखो 0 पूरे नहीं है, पूरे 0 नहीं है, एक 0 से कोई मतलब नहीं, पूरे 0 है। तो बस ऐसा पूरा 0 वाला एक ही है, मतलब इसमें नंबर्स हैं, इसमें भी नंबर्स है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है। तो नंबर्स पहले वाले में दूसरे वाले में, तो रैंक कितना हो गया? 2। इन केस अगर समझो यहाँ पे ये चेंजेस होके यहाँ पे कोई नंबर हो जाता तो यहाँ पे रैंक कितना आ जाता? 3। ये पूरे में नंबर से, ये पूरे में नंबर से, ये पूरे में भी नंबर से। तो ये चीज का ध्यान रखना है। पर अभी के लिए मैं यहाँ पे बस इतना ही ले रहा हूँ कि अभी समझो मैं यहाँ पे रैंक कितना ले रहा हूँ? 2। अगर आप n मतलब क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? 3। और अगर आप ध्यान से अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे, आपको कभी कभार रैंक ऑफ ए बी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। लिखते टाइम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं ये वैल्यूज लिखूँ 1 5 9 0 5 2 0 0, यहाँ पे समझो 0 है, 0, और यहाँ पे है दोस्तों 2 3 5। अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो इस पूरे को तो आपको एक चीज दिखाई देता है दोस्तों कि यहाँ पे देखो नंबर्स हैं, पूरे को अब देखना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नंबर्स है, मतलब रैंक ऑफ ए बी जो है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? 3 है। ये चीज का ध्यान रखना।
तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये लिखे बिना भी डायरेक्ट बता सकते हो, ये देखो, ये पूरे को देखो नंबर्स है, ये पूरे को देखो नंबर्स है, ये पूरे को देखो, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहे, पर पूरे को हम जब ए बी देखेंगे तो पूरे को साथ में, तो ये 005 मतलब नंबर्स है, तो इसलिए इसका रैंक 3 है और एक्चुअल में इसका रैंक 2 है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत ईजी है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब भी आपको पता चल गया, जहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। अगर दोस्तों देखो यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो गया, अब आपको पता है रैंक ऑफ ए मतलब समझ में आया ये, और अगर वो रैंक ऑफ ए बी को इक्वल हो गया, जैसे ये 3 है और गलती से ये भी अगर समझो 3 हो गया, तो अगर ये 3 हो गया तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा, मतलब जो इक्वेशन आएगा दोस्तों, वो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। तो कभी कभी आपको टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पूछते हैं, तो आपको रैंक ऑफ ए निकालना है, रैंक ऑफ ए बी निकालना है। अगर दोनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोस्तों ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है दोस्तों, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये चीज का ध्यान रखना है। और दोस्तों जो इनकंसिस्टेंट है वहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो दोस्तों, ये क्या है, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन मतलब ही रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, जिसके ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये वाला पार्ट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कंसिस्टेंट, अगर समझो रैंक ऑफ ए, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन को इक्वल है, और रैंक ऑफ ए लेस देन है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और इसको हम दोस्तों नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बना के बता दिया। अगर आपको कोई अगर समझो पूछता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हमारा मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर कोई आपको पूछता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब अपना वैल्यू क्या है, हमारा मैट्रिक्स क्या है, कंसिस्टेंट है। हाँ, अब मैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की एक स्टोरी आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यूनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगे, कुछ ना कुछ उसके समथिंग वैल्यूज होंगे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूँ। यस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी है एंड सॉल्व है। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको ए एक्स विच इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखूंगा। मैं देखो यहाँ पे ए पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक्स लिख रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा बी लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, अगर आप बुक्स में भी देखोगे ना तो ये सब सम प्रॉपर समझ में नहीं आते, पर यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स है। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 है, एक्स का 1, वाई का -1 एंड जेड का 2, एक्स का 3, वाई का 1, जेड का 1, एक्स का 2, वाई का -2, जेड का 3। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा वैल्यूज लिखा। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों, एक और आपको एप्लीकेशन में बेनिफिट क्या है पता है, मैं स्टार्टिंग के जो भी मैं सम सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा सम सॉल्व कराता हूँ उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके पास ना टाइम भी बच जाता है। आप स्टार्टिंग में जो भी मैं सम सॉल्व करूंगा, अगर आप 2 3 4 सम देख लोगे और आगे के बहुत सारे सम्स के बस आप नोट्स में से पढ़ भी लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा है, और उसमें मैंने बहुत भारी भारी टाइप के अल्फा बीटा गामा ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये मैंने बोला कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखो अराउंड 11 मिनट तक तो बस मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन गया, पर वो जो बेसिक मैंने दिया वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे है। सोचो यूट्यूब पे भी मैं इस तरह के कंटेंट दे रहा हूँ आपको। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि अराउंड 15 को सितंबर को हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो कोर्स मैं खुद बनाने वाला हूँ, वो कोर्स लॉन्च होने वाला है 15 को। तो आपको एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप जाके एप्लीकेशन पे से कोर्स ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ए एक्स विच इज इक्वल टू बी है। अब देखो दोस्तों, हमारा पहला टारगेट है ये और ये तीनों वैल्यूज को जीरो करना, जो हमें आता है। R2 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 का अपोजिट -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। R3 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, -3। R4 को जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, -2। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट क्या आएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएगी दोस्तों। सबसे पहली चीज
R1 चेंज नहीं होगा, R1 सेम होगा, और क्योंकि R1 पीछे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये तीनों के आंसर्स क्या आएंगे दोस्तों, 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, और बाकी सभी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। वैल्यूज फाइंड आउट करते टाइम थोड़ा अच्छे से फाइंड आउट करना। R2 माइनस R1 मतलब -1 -1 -2, 2 -1 1, 5 -6 -1, R3 अब देखो ये वाले फॉर्मूले से R3 का वैल्यू सॉल्व करूंगा। 1 -3, R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -2। अगर आप देखोगे यहाँ पे R3 क्या है 1 -3, R1 क्या है दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों -2। अब मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 8 -3, R1 क्या है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -10। अगर मैं R4 के वैल्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -2 इंटू R1 क्या है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -4। R4 के वैल्यूज़ की बात करूँ तो दोस्तों देखो 3 -2, R1 कितना है दोस्तों 1, तो 3 -2, R1 कितना है 1, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोस्तों देखो 7 -2, R1 कितना है दोस्तों 6, तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों -5। तो यहाँ तक के वैल्यूज को हमने लिख दिया, -1 -10 -5 समथिंग। अब देखो दोस्तों मुझे किसी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला है कि ये जो वैल्यूज है, अब इसके नीचे का दोनों वैल्यू 0 होना चाहिए, और इसको आपको 1 करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे इसको क्या किया है दोस्तों, डिवाइड किया है C2 को, पर यहाँ पे कॉलम हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप रो वाइज डिवाइड करके इसको 1 बना सकते हो। बट बाकी के सभी वैल्यूज फ्रैक्शन में जाएंगे, वैसे भी आंसर आएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ पता है, बहुत सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको सिखाया है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले रहा हूँ, हाँ अब दिखाई दे रहा है, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मेरे को चेंज किसको करना है दोस्तों, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 के। यहाँ पे नंबर्स क्या है दोस्तों, दोनों के साथ 2 नंबर्स है, और दोनों का साइन सेम है, मतलब माइनस साइन लूंगा। और ऐसे केस में आप 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे R4 को 0 करना है, विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या लूंगा, R2। R4 पे कौन सा नंबर है, 4 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। R2 पे कौन सा नंबर है, 2, यहाँ पे लिखूंगा, और दोनों का साइन माइनस माइनस सेम है, तो माइनस साइन लूंगा, सेम में माइनस। और इसको आप चेंज कर सकते हो, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो इसको और भी छोटा 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप 2 लिखोगे। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेंजेस होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा दोस्तों, देखो ध्यान से अच्छे से, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जेड सेम होगा, और ये भी 6 सेम होगा, ये 0 -2 1 और -1 भी सेम होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, आपको पता है ये दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 ही आने वाले हैं। अब बचे हुए वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। अगर आप चेक करना तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख भी सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, R3 कितना है दोस्तों -2, माइनस R2 कितना है दोस्तों -2, तो फाइनली यहाँ पे 0 आया। अगर आप देखोगे -4 -2, R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -2, तो यहाँ पे भी 0। अब देखो R3 का वैल्यूज ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है -2 माइनस R2 क्या है दोस्तों 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों -3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R3 क्या है दोस्तों -10 माइनस R2 क्या है दोस्तों -1, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों -9। अब यहाँ पे R3 माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों R2, तो R3 माइनस R2 परफेक्ट है। R3 क्या है दोस्तों, अब देखो R4 क्या है दोस्तों 1 -2, R2 क्या है दोस्तों 1, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -1। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -5 -2, R2 का आंसर क्या है दोस्तों -1, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों -3। तो यहाँ तक का पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करता हूँ दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, इसके नीचे का ये वैल्यू 0 लाना है, फिर से आप ला सकते हो, किसी का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको R4 को 0 लाना है विथ रिस्पेक्ट टू R3, अब इस वाले का हेल्प लेना है। R4 पे कौन सा वैल्यू 1 है, उसको आप यहाँ लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। R3 पे कौन सा वैल्यू दोस्तों 3 है, यहाँ पे लिखो। मैंने बोला साइन से कोई मतलब नहीं है, बस नंबर से मतलब है, दोनों का साइन सेम है तो बीच में आएगा माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है दोस्तों, वो आपको देखने की जरूरत है। तो आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा मैट्रिक्स को सॉल्व किया करो। अब यहाँ पे देखो 1 1 1, 0 -2 1,
0 0 -3 ये हमेशा सेम होगा, 6 1 -1 -9 सेम होगा, x y z सेम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला चेंज होगा, ये 0 0 और आपको पता है यहाँ पे भी 0 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस अपने को ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो माइनस फॉर्मूले में लिख रहा हूँ 3 है, यहाँ पे -3 है और माइनस R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -9 है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी बीच में माइनस है और उसके बाद दोस्तों -9 है। देखो मैंने 3 लिखा, R4 का वैल्यू -3 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर R3 का वैल्यू -9 लिखा, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 0। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आपको अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप रैंक ऑफ ए की बात करोगे, देखो मैं रैंक ऑफ ए जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, वो कितना है दोस्तों 3 है। देखो यहाँ पे भी नंबर से, यहाँ पे भी नंबर से, इसमें भी नंबर से, इसमें नहीं है। बाद में मैं रैंक ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूं, तो रैंक ऑफ ए बी मतलब पूरे में नंबर्स है, ये पूरे में नंबर्स है, इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। ये वाले में अगर देखोगे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, पूरे में 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे सभी जगह पे 0 है, सॉरी नंबर्स नहीं है। तो बस यहाँ पे इसका रैंक कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे लास्ट वाले में नहीं है। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है दोस्तों, ए बी, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमारा इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, कंसिस्टेंट। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी कंसिस्टेंट। जो मैंने लॉजिक बताया, अब नेक्स्ट है आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये देखना है कि जो रैंक ऑफ ए है दोस्तों स्मॉल आर, कंसिस्टेंट में दो पार्ट हो सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो जो स्मॉल आर है दोस्तों, स्मॉल आर वो नंबर ऑफ अननोन को इक्वल है दोस्तों। अगर आप देखोगे 3 अननोन्स है और यहाँ पे रैंक कितना है 3 है, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे अपने को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखोगे लाइन, और ये लाइन लिखने के बाद थोड़ा सा छोटा करो यार। अब ये लाइन जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो मैं पहला इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड विच इज इक्वल टू 6। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद दूसरा है -2 इंटू वाई, -2y। आप बोलोगे सर 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 ही होगा। 1 इंटू जेड, यहाँ पे क्या आएगा जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1। और यहाँ पे देखो -3 इंटू जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा -3z विच इज इक्वल टू, सॉरी विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -9। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो पूरा का पूरा पार्ट मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखो -9 है, -3 से डिवाइड करोगे तो z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3, z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3। और यहाँ पे अगर आप देखोगे -2y है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों -1 है, देन -2y, ये -1 है, यहाँ पे आएगा तो -3 होगा, देन -2y, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -4, देन -2y। हाँ नेक्स्ट स्टेप में छोटा बच्चा रो रहा था, सॉरी यार उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ रहेगा, देन y इक्वल टू 2 है, दिल से सॉरी। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट अगर मैं निकालूं तो x है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 3 है विच इज इक्वल टू 6, देन x प्लस y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 माइनस 5, देन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया दोस्तों, z का वैल्यू भी मिल गया। तो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर इन केस दोस्तों ये इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता तो उसका सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व होता हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।